हर इंसान के रास्ते में आती हैं मुश्किलें, हर इंसान के रास्ते में आती हैं। लगेगा कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, बिल्कुल लगेगा कि हर जगह अंधेरा हो चुका है, लेकिन अगर आप जिद्दी हैं तो उन रास्तों को खुलना होगा। With this, a very good morning to all of you. मनदीप जी, थैंक यू सो मच। The song was so on point. बिल्कुल ये दिल बहुत जिद्दी है। Very good morning to all of you. मेरा 400 का सफर कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, पेशेंस, परसिस्टेंस, रिजेक्शंस, ऑब्जेक्शंस, नेवर गिव अप, इन सब एट्रीब्यूट्स के इर्द गिर्द घूमा। और अक्सर मैं अपनी मीटिंग्स में भी ये कहती हूँ कि जब मुझे 400 का प्रेजेंटेशन मिला था तो मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था इस इंडस्ट्री में आने का। मैं बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ इस इंडस्ट्री में आई थी। कुछ बहुत बड़े सपने मैंने नहीं देख रखे थे। इनफैक्ट जिस तरीके की मेरी पर्सनालिटी थी, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि कोई इंसान, कोई एसबीओ मुझे अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिख सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, द काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई हैड, आई वाज अ वेरी बोल्ड ब्रैटिश काइंड ऑफ अ गर्ल। जैसे सार्थक सर अक्सर कहते हैं कि संगत से रंगत बदलती है। बचपन से ही मेरी संगत बहुत ही खराब थी। बहुत गलत आदतें बहुत कम टाइम में मुझे लग गई थी। एंड बिल्कुल भी किसी भी चीज में मन नहीं लगता था, ना पढ़ने में। ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो मैंने ना किया। सो अगर मैं जज कर लेती, या मुझे ऐसा लगता है जिस इंसान ने मुझे प्रेजेंटेशन दी, अगर मुझे प्रेजेंटेशन देने से पहले वो हल्का सा भी जज कर लेता तो मुझे नहीं लगता ये नाम आकृति वर्मा कभी बन पाता। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अक्सर जब हम इंडस्ट्री में नए आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहली बार बैठे हैं, बहुत कम टाइम में लॉग इन होकर यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम हमारी अपलाइन हमें बोलती है कि गेस्ट लिस्ट बनानी है, ये बनानी है, अक्सर हम बहुत प्री जज करते हैं। हम गेस्ट लिस्ट बनाने से पहले प्री जज करते हैं, किसी को प्रेजेंटेशन देने से पहले प्री जज करते हैं, फॉलो अप करने से पहले प्री जज करते हैं। अगर मैं अपनी अपलाइन की जगह होती है, मैं हल्का सा भी जज कर लेती तो मुझे नहीं लगता मैं अपना नाम कभी किसी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिखती। थैंक यू सो मच टू अपर्णा मैम कि उन्होंने बिल्कुल भी जज नहीं किया मुझे प्रेजेंटेशन देने से पहले। और एक बहुत ही क्लोज माइंड के साथ, एक बहुत ही इस तरीके से मुझे प्रेजेंटेशन दी। मैं बताना चाहूंगी, जब मुझे प्रेजेंटेशन मिल रहा था, मेरी और मैम की करीबन 2-2.5 साल से बात भी नहीं हुई थी। मुझे बस एक फेसबुक पे मैसेज आया और करीबन आधे घंटे बाद मेरी डोर की बेल बजती और मेरे सामने खड़ी थी और मेरी प्रेजेंटेशन हो गई और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। राइट, तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि अक्सर काम करने से पहले हम बहुत जजमेंट्स रख लेते हैं। हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि इस इंसान से मेरी बात नहीं होती, इस इंसान से मेरी लड़ाई है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और हम काफी सारे इफ्स एंड बट्स की वजह से उस तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं खुद एक एग्जांपल हूँ जिस तक पहुंचा गया एक बहुत ही नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ। एंड ऑफ कोर्स आई स्टैंड ओवर हियर एंड डिस्कस माय जर्नी विद ऑल ऑफ यू। जब मुझे 400 के बारे में पता चला, जैसे कि मैंने बताया, मेरा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था, बहुत ही कैजुअल और कैरलेस एटीट्यूड था। मैंने कुछ 20, 25, 30 दिनों के अंदर अपना नॉनेट टैग कंप्लीट करा। एंड जैसे ही मेरा नॉनेट कंप्लीट हुआ, मैं सिल्वर की तरफ मूव करने लगी तो मुझे बहुत रिजेक्शंस मिलनी शुरू हो गई। मतलब ऐसा अक्सर होता है कि जब हम नॉनेट कंप्लीट करते हैं तो हमारे क्रीम कॉन्टैक्ट्स खत्म हो जाते हैं और नॉनेट के बाद असली फाइट शुरू होती है। कई लोगों के लिए वो ट्राई-ओवर हो सकती है, नॉनेट पे हो सकती है। मेरे लिए नॉनेट टैग था। बहुत रिजेक्शंस मिलने लग गई। 15 प्लान देती थी, 20 प्लान देती थी, कोई ज्वाइन ही नहीं करता था। एंड मेरा बस स्कूल खत्म ही हुआ था जब मुझे प्रेजेंटेशन मिला, तो मेरा नया कॉलेज शुरू हो गया। और जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ तो ऑफ कोर्स उस नए कॉलेज के साथ नई डिस्ट्रैक्शंस आ गई, नए फ्रेंड्स मिल गए, नए लोग मिल गए, फ्रेशर्स पार्टी आ गई, नए कपड़े आ गए, एंड काफी सारी डिस्ट्रैक्शन शुरू होने लग गई। है मैंने सोचा कि मुझे नहीं लगता कि मैं 400 परस्यू कर पाऊंगी कॉलेज के साथ साथ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और इससे भी बेटर चीजें हैं, मैंने सोसाइटीज ज्वाइन करनी शुरू कर दी। हर एक सोसाइटी कॉलेज के अंदर मैंने ज्वाइन कर ली। एंड मैंने अपर्णा मैम का फोन उठाना बंद कर दिया, ये सोच के कि अब शायद नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज काफी रिजेक्शंस मिल गए, कॉलेज भी मिस हो रहा है, स्टडीज भी इफेक्ट हो रही है, आई थिंक आई शुड गिव अप नाउ। एंड अपर्णा मैम बहुत स्टबर्न थी, बहुत ढीठ थी, एंड उन्होंने बिल्कुल भी मेरे रास्ते नहीं छोड़े। वो मुझे बहुत कॉल करती रही, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, एंड 26वें दिन मैंने फोन उठा लिया एंड उन्होंने मुझे इतना सा बोला कि आप मुझसे मिलने आओ। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मिलने जाती हूँ। जैसे ही मैं मिलने गई, एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि वो दिन मेरी लाइफ का सबसे यादगार दिन है, मैं जो कभी भूल नहीं सकती। वहीं से मेरी जर्नी एक्चुअल में शुरू हुई। जैसे ही मैं पहुंचती हूँ, सामने से सार्थक शर्मा सर आ रहे होते हैं, एंड
सर ने बड़े नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहने होते हैं, तो पहली बार मैंने सर को देखा नहीं था ऐसे, हमेशा फॉर्मल्स में देखा था, दूर से देखा था, पास पे देखा था। तो मेरी पहली मुलाकात थी, तो मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने अपर्णा मैम की तरफ देख के बोला कि ये क्या है, एंड उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं, एंड सार्थक सर ने बोला आप इतने डर क्यों गए? तो मैंने कहा नहीं सर, आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। एंड सर ने कहा चलो कॉफी पीते हैं, और हम कॉफी पीने बैठे। एंड आई ऑलवेज से दैट that meeting with Sarthak sir, that coffee was a turning point in my entire Sarso life. वो पॉइंट मेरे लिए सब कुछ बदल के रख दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम ने। एंड सार्थक सर ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जो मैं आपसे डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगी। एंड उन्होंने आने वाले 5 सालों की मेरी जो जर्नी रहेगी, जो सफर रहेगा, मेरे सामने साफ खोल के रख दिया। और उन्होंने सिर्फ इतना समझाया कि जो आज आप कर रहे हो उससे आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। उन्होंने मुझसे पहला सवाल करा कि आकृति जी आप कामयाब होना चाहते हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल होना चाहती हूँ, मुझे सक्सेसफुल होना है और मैं ऑफ कोर्स बहुत ड्रीम्स और एम्बिशंस रखती हूँ। उन्होंने बोला कि जब आपके कॉलेज में लोग आईफोन लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तो उनको देख के आपको कैसा महसूस होता है? तो मैंने कहा सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कि काश मेरे पास भी हो, बुरा सा लगता है। तो उन्होंने बोला कि सच बताना आकृति जी कि क्या सच में आप अपने भैया को लेके बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, आप उन्हें रिटायर करना चाहते हो, आप बड़े सपने देखते हो, आपके ड्रीम्स हैं? अगर आप गिफ्ट से हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एक लग्जरी गाड़ी भी पसंद होगी, आपको सब कुछ पसंद है ना? तो मैंने कहा सर बिल्कुल मुझे सब चीजें पसंद है। तो उन्होंने बोला कि इन सब चीजों का आपको नहीं लगता कि हर एक चीज अगर लाइफ में आप कामयाब होना चाहते हैं तो सारी की सारी चीजें प्राइस टैग के साथ आती हैं? मैंने कहा बिल्कुल आती हैं। तो उन्होंने कहा मॉनेटरी टर्म्स की नहीं बात कर रहा, उसके ऊपर भी एक प्राइस टैग होता है जो हमें पे करना होता है, कीमत होती है जो अदा करनी पड़ती है। उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा जिसको सुन के मैं दंग हो गई थी। आई हैड नो आंसर। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि क्या आप इसका 5% भी पे कर रहे हो? एंड आई वाज कंप्लीटली नम। मेरे पास कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन दिया। उन्होंने बोला बेटा जब लाइफ में भगवान जी आपको कामयाबी देते हैं ना, टू ऑल माय टीम सिटिंग ओवर हियर, टू एवरी फेलो मेट ऑफ सारसो वैली, मैं ये कहना चाहूंगी, उन्होंने मुझे सिंपल सा बताया कि भगवान जी जब आपको कामयाबी देते हैं ना तो आपकी बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, और वो टेस्ट बहुत सारे टर्म्स में होते हैं। आपकी पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाएगा, आपका पर्सिवरेंस टेस्ट किया जाएगा, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा, आपका फेथ लेवल टेस्ट किया जाएगा, बहुत कुछ टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप सब में पास हो जाते हो तो आप उसकी कीमत अदा कर देते हो और वो सारे सपने जो आपके हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं। तो याद रखना कि हर मोमेंट पे हर एक स्टेप पे आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपकी परीक्षाएं लिए जाएंगी, और अगर आप उन परीक्षाओं को पास कर देते हो तो आप अपने ड्रीम तक, अपने गोल तक पहुंच सकते हो। आई वॉज वेरी क्लियर। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आपको अपना बैरियर पॉइंट बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपकी मम्मी ने डांट दिया, हल्का से भाई ने फटकार दिया, अगर आपके कॉलेज में एक लेक्चर मिस हो गया, अगर आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, कुछ ऐसा छोटा मोटा हो गया, डू यू रियली थिंक इट इज मोर एक्सपेंसिव देन योर ड्रीम्स? आपको सच में लगता है कि आपके गोल से इतना बड़ा है कि आप एक इतना बड़ा डिसीजन ले लें कि आपको क्विट करना है? उन्होंने बस इतना सा समझाया कि स्टोरी सिर्फ उनकी बनती है जो लाइफ में कभी क्विट नहीं करते। एंड मेरा वहां पे एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल क्लियर हुआ, एंड मैंने उस टेबल से उठ के डिसाइड कर लिया कि मैं सारसो को बहुत रिलीजियसली फॉलो करूंगी, बहुत रिलीजियसली प्रैक्टिस करूंगी, एंड मैं ऐसा करूंगी दैट आई विल क्रिएट अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स को लोग बेंचमार्क मान के फाइट किया करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मेरी जर्नी शुरू हुई उस पर्टिकुलर कॉफी टेबल से। मैंने काम करना शुरू करा। मैं रात के 10 बजे तक फॉलोअप करती थी, 12 बजे तक भी फॉलोअप करती थी, सुबह 6 बजे भी फॉलोअप करती थी। एंड मेरा कॉलेज 4 बजे खत्म हो जाता था। मैं घर पे मान लीजिए अगर 6 बजे भी पहुंचती थी तो मुझे बहुत मारा जाता था। माय ब्रदर यूज्ड टू स्लैप मी ऑन द रोड, आई यूज्ड टू बी स्लैप्ड बाय माय पेरेंट्स। एंड वो मुझे बोलते थे तू है कहां पर? मैं किसी को प्रेजेंटेशन देती थी तो मेरे फोन पे 25 मिस्ड कॉल्स, 26 मिस्ड कॉल्स, 30 मिस्ड कॉल्स। पेन हाथ से फिसल जाता था कि घर पहुंचूंगी तो बहुत मारेंगे, मैं क्या बोलूंगी उन्हें। एंड जैसे ही घर जाती थी तो माय मॉम यूज्ड टू से कि तू आवारागर्दी कराई, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट ऐसा कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट मैं उस समय समझा नहीं सकती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास उस समय कोई प्रूफ नहीं था। बट आई वेरी वेल न्यू, मुझे निशान सर हमेशा ये बात सिखाते हैं कि जिस इंसान को प्रॉब्लम दिखती है, जिस इंसान को सिर्फ उसकी प्रॉब्लम दिखाई देती है, उसके ड्रीम का साइज बहुत छोटा होता है। जिस इंसान का ड्रीम का साइज बहुत बड़ा होता है, उसे प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, उसे पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो आपको पॉसिबिलिटीज पे काम करना है। honestly speaking, मैं
रात के 10 बजे भी आई हूँ, मार भी खाई है, दोबारा मार खाई है, गाल लाल हो जाता था, बट फर्क ही नहीं पड़ता था। बेशक उस समय मेरे पास मेरी सेल नहीं आई होती थी। कितना बुरा लगता है ना, हम कभी कोई पार्टी सैक्रिफाइस कर आते हैं, कोई घर पे जगराता, कोई भी ऐसी शादी सैक्रिफाइस कर आते हैं, और हम किसी एक्टिविटी में जाते हैं और वहां से सेल नहीं मिलती, तो कितना बुरा लगता है ना। और अपने आप को कोसते हैं, अपलाइन को भी बोलते हैं, तुमने फालतू में बुला लिया यार, सेल तो आई नहीं, है ना। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ, मैंने सारे इवेंट सैक्रिफाइस कर दिए। मेरा नया नया कॉलेज था, एनी फ्रेशर्स, कोई फेयरवेल पार्टी नहीं, कोई फेस्ट मैंने आज तक देखा नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने अपने आप को हर एक चीज से बॉयकॉट कर दिया था, बट मैंने अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर दिया था। मेरा मन ही नहीं करता था। मेरा कॉलेज 2-12 बजे 4 बजे खत्म होता था, टू रन फॉर एक्टिविटीज। बस 2 ही चीजें मेरी लाइफ में बच गई थी, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, एंड नथिंग एल्स। एंड मुझे लोग पूछते हैं कि मैम हाउ आर यू रिवॉर्ड सो कंसिस्टेंट, मतलब आप हर बार इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कैसे रख लेते हो। तो मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, बिना कैलकुलेशंस के काम किया। मैंने कभी अपना काम गिना नहीं। ऑफ कोर्स मैंने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, बट मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे 10 प्लान हो गए, सेल नहीं आ रही, मेरे 5 फॉलोअप हो गए, सेल नहीं आ रही, मेरे 20 प्लान हो गए, सेल। आई नेवर यूज्ड टू काउंट 20 प्लान हो, 30 प्लान हो, 40 प्लान हो। मुझे बस एक ही फंडामेंटल क्लियर था, प्लान तब तक करना है जब तक सेल नहीं आती। एंड उसी फंडामेंटल के ऊपर मैंने काम किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका रिवॉर्ड क्या है। मैं अक्सर मीटिंग से बोला करती हूँ, मेरी उम्र अभी 21 साल कंप्लीट हुई है, मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुए अभी 6 महीने हुए हैं। आज से कुछ चंद दिनों के बाद मैं इन सैक्रिफाइसेस की वजह से अपनी पहली 4 व्हीलर तक पहुंच चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी about to reach my goal। इन सब चीजों की वजह से whatever I sacrificed in my life, people ask me कि आप कब तक करोगे, आप कैसे करोगे, आप कैसे करते हो, आप कैसे कर लेते हो, हर एक चीज को मैनेज कैसे कर लेते हो। तो मुझे हमेशा से बस एक ही चीज याद रहती है कि मेरे को अपने बैरियर पॉइंट के ऊपर बहुत काम करना है और उसको बहुत एक्सपैंड करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। जैसे ही मैंने सार्थक को परस्यू करना शुरू करा, मुझे मीटिंग्स पे नहीं जाने दिया जाता था। एंड मेरी मम्मा को मेरी व्हाइट शर्ट से बहुत नफरत थी। जैसे ही मेरी व्हाइट शर्ट दिख जाती थी, एंड शी यूज्ड टू स्टार्ट सेइंग कि सार्थक तू छोड़ दे, मत कर, बेकार है, कुछ नहीं होगा। मैं फ्राइडे को बेस बनाना शुरू करती थी क्योंकि संडे को मीटिंग में जाना है। कभी कोई मीटिंग मिस नहीं करी। I used to change my formals in auto. I used to change my formals in metro station washrooms. I never used to come to the venue in informal clothes. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने ड्रेस कोड में ना आई हूँ, बिकॉज हमेशा मुझे एक चीज लगती थी कि मैं अपनी डाउनलाइन के सामने अपनी प्रॉब्लम्स नहीं गिना सकती। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स ही काउंट करती रहूंगी, आई डोंट नो मेरी डाउनलाइन, मैं अगर एक अपलाइन हूँ, एक गोल्ड डेजिग्नेट हूँ, एक सिल्वर डेजिग्नेट हूँ, क्राउन सिल्वर हूँ, तो मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से एक कोट मिला है। और अगर मैं उन्हीं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करूंगी और अपनी प्रॉब्लम्स को गिनती रहूंगी, आई डोंट थिंक कि मैं उनको कभी कामयाब कर पाऊंगी या मैं खुद कभी कामयाब हो पाऊंगी। आई नेवर यूज्ड टू काउंट एनीथिंग। मैं वेन्यू मीटिंग में आती थी, कोई वेन्यू मीटिंग मिस नहीं की। मैंने आज तक अपनी अपलाइन को एक्सक्यूज नहीं दिया कि मम्मी मना कर रही है, भैया नहीं आने देंगे, नहीं भी आने देते थे। मेरा फंडामेंटल बहुत क्लियर था, मुझे तो आना है, बिकॉज मैं आऊंगी। बेशक इसका रिजल्ट मुझे अभी नहीं मिलेगा, बट आने वाले कुछ वक्त बाद मुझे इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, और इतना बड़ा मिलेगा that whole world probably listen to my story। And I always say this कि स्टोरी सिर्फ उन्हीं की बनती है जो क्विट करना नहीं जानते। स्टोरी सिर्फ उन्हीं की बनती है जो इंस्पायर करना चाहते हैं। इंस्पिरेशन हम तभी बनते हैं। मैं कल भी अपनी एक वीडियो देख रही थी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आज से 2 साल के बाद भी मुझे एक एसबीओ का मैसेज आया उस वीडियो का लिंक शेयर करते हुए, दैट मैम यू इंस्पायर मी। मैंने बस वो कमाया है। आई हैव अर्न्ड दैट कि 2 साल के बाद भी वो वीडियो पीपल आर सर्कुलेटिंग इट। एंड मैं इस टेस्टिमनी को कंक्लूड करने से पहले बस यही कहना चाहूंगी दैट मुझे नहीं पता ऑफ कोर्स आपको कितना टाइम हुआ है 700 में। जैसे शुभम जी स्टेज पर आए, उन्होंने कहा मुझे 3 महीने हुए ट्रायो करने के, तो मैं 2 महीने में सिल्वर कर चुका था। मुझे बस एक ही चीज इससे समझ आती है दैट गॉड विल टेस्ट आवर पेशेंस। भगवान जी बहुत गूगली बॉल्स देंगे, एंड वी हैव टू अटेम्प्ट अ सिक्सर ऑन एवरीवन टू विन द वर्ल्ड कप। भगवान बहुत सारी पेशेंस टेस्ट करेंगे, बट इफ we want to win the World Cup, we have to attempt all the sixers in a right manner। जाते वक्त मैं बस 4 पंक्तियां आपसे शेयर करना चाहूंगी। कल रात को लिख रही थी तो मेरा बहुत मन था मैं शेयर करूं। ज्यादा अच्छी हिंदी नहीं है, बट स्टिल आई ट्राइड। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते।
मंजिल में आगे बढ़ने वाले लोग राह में कभी रुका नहीं करते. एंड दिस वी नीड टू कीप मूविंग एंड कीप मूविंग. आपको आगे बढ़ना है. To keep moving because God is going to test your patience at every step. But yes, you need to move and move and move and move because you need to touch a lot of benchmarks. You need to create a lot of records. So with this, I conclude my testimony. Thank you so much.